नमस्कार दोस्तों, मैं रे गुप्ता आप लोग का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वह है नेपाल। आज मैं नेपाल के बारे में आप लोग को बताना चाहता हूं। नेपाल एक ऐसा देश है जो किसी भी शासक के द्वारा विजिट नहीं किया गया है आज तक। आज भी वह अपनी स्वतंत्रता को कायम रखा हुआ है। यह भूमि महात्मा बुद्ध की भूमि है। यह भूमि महान शासक अशोक की भूमि है। यह भूमि सीता माँ की भूमि है। पहाड़ियों के गोद में प्राकृतिक सौंदर्यता को समेटे हुए नेपाल दक्षिण एशिया में स्थित एक देश है जो कि स्थल रुद्र राष्ट्र है। इसके उत्तर में चाइना और पूर्व व पश्चिम में भारत है। नेपाल विश्व के प्रतिशत आधार पर सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। यहाँ पर 81.3% हिंदू है और 9% बुद्धिस्ट, 4.4% इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। कुल क्षेत्रफल 1,47,516 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ है। तिब्बती भाषा में ने का अर्थ होता है मध्य और पा का अर्थ होता है देश। नेपाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया था। नेपाल का संबंध महाभारत काल से है। 1500 ईसा पूर्व में हिंद आर्यन ने काठमांडू आए थे और 7500 ईसा पूर्व में माता सीता का जनकपुर में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। 11वीं शताब्दी में चालुक्य साम्राज्य का प्रभाव भी नेपाल पर था। 1482 में यह 3 भागों में बटा हुआ था, कांतिपुर, ललितपुर और भक्तपुर। 1765 में गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह ने गोरखा नाम से नेपाल नाम रख दिया। 1814 से 16 एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, जिसमें नेपाल को 2/3 भूभाग से हाथ धोना पड़ा। बाद में सुगौलों की संधि हुई और नेपाल ने अपनी जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा गंवा दिया था। वर्तमान में यह क्षेत्र उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और सिक्किम है। 1846 में शासन कर रही रानी का सेनानायक जंग बहादुर राणा को पद से हटाने के लिए षड्यंत्र रचा गया। उसका खुलासा होने के बाद कोत पर्व नाम का नरसंहार हुआ। राजा को नाम मात्र में सीमित कर दिया गया और प्रधानमंत्री पद को शक्तिशाली वंशानुगत किया गया। 1857 में ब्रिटेन का सहयोग किया और 1923 में दोनों देशों के बीच मित्रता के समझौता हुआ। 1940 के दशक में लोकतंत्र समर्थित आंदोलन का उदय होने लगा था एवं राजनीतिक पार्टियां राणा शासन के विरुद्ध हो गई। उसी समय चाइना ने तिब्बत पर 1950 में कब्जा कर लिया। राजा त्रिभुवन को भारत ने समर्थन किया और 1951 में नई सरकार का निर्माण हुआ। राजा व सरकार के बीच वर्षों की खींचतानी के बाद 1959 में राजा महेंद्र ने लोकतांत्रिक अभ्यास का अंत किया एवं निर्दलीय पंचायत व्यवस्था लागू किया। 1989 के जन आंदोलन ने राजतंत्र को संवैधानिक सुधार करने एवं बहुदलीय संसद बनाने पर जोर दिया। 1990 में कृष्ण प्रसाद भट्टराई अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने एवं संविधान का निर्माण हुआ। 1990 में राजा वीरेंद्र ने दूसरा प्रजातांत्रिक बहुदलीय संविधान जारी किया। नेपाली कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त करके गिरिराज प्रसाद कोइराला को प्रधानमंत्री बनाया। 21वीं सदी के प्रारंभ से नेपाल में माओवादियों का आंदोलन तेज हो रहा था। 2008 में राजा ज्ञानेंद्र ने प्रजातांत्रिक निर्वाचन करवाया, जिसमें माओवादियों को बहुमत मिला और प्रचंड को पीएम बनाया। वर्तमान में पीएम ओली थे, लेकिन नेपाल में जेनजी आंदोलन ने वहां की सत्ता को उखाड़ फेंका। 20 सितंबर 2015 के अनुसार नेपाल को भारतीय राज्य प्रणाली की तरह ही 7 राज्यों में बांटा गया और संविधान लागू किया गया। इसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया।
नेपाल की संस्कृति तिब्बत एवं भारत से मिलती जुलती है। नेपाली सामाजिक जीवन की मान्यता, विश्वास और सांस्कृतिक हिंदू भावना में आधारित है। यहाँ के पर्वों में वैष्णव, शैव, बौद्ध, शाक्त सभी धर्मों का प्रभाव एक दूसरे पर समान रूप से पड़ा है। नेपाल में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत राणा प्रधानमंत्री जंग बहादुर राणा की विदेश यात्रा के बाद सन 1854 में स्थापित दरबार हाई स्कूल से हुई थी। नेपाल में प्राकृतिक सौंदर्यता एवं एक पर्यटक जिसकी इच्छा रखता है वह सभी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। यहाँ की पर्यटन स्थलों में लुम्बिनी, जनकपुर, मुक्तिनाथ, गोसाईकुंड, पशुपतिनाथ, चितवन नेशनल पार्क और बौद्ध स्तूप प्रसिद्ध है। नेपाल में जेनजी आंदोलन के बाद अंतरिम पीएम सुशीला कार्की बनी है और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे जेनजी आंदोलन ने नेपाल के सत्ता को उखाड़ फेंकने में अहम भूमिका निभाई। अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।